हेलो स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को वेक्टर का कुछ ऐसे एग्जांपल बताने वाला हूं जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है या बैक्टीरिया के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आरडीटी में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में पूरा ओवरऑल जितने भी आपका जो वेक्टर है उसमें सिर्फ दो ही वेक्टर को ज़्यादा दिखाया है उसने, PBR 322 को और TI प्लाज्मिड जो प्लांट के रिस्पेक्ट में है, और एक जो है वो बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में। तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि कौन कौन सा वेक्टर है, एटलीस्ट एग्जांपल तो मालूम होना चाहिए जो प्लांट में यूज़ होते हैं या बैक्टीरिया में यूज़ होते हैं या एनिमल में यूज़ होते हैं, हमको मालूम होना चाहिए। तो वो एक अपन बना के याद कर लेते हैं और उसके बाद जो मेन जो एनसीईआरटी में है उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स, और वो किस में एक्चुअल में होस्ट के हिसाब से होता है ना। होस्ट कौन है, जैसे कि अगर मैं वेक्टर रखा हूँ तो उसको इंसर्ट किसके अंदर करना है, बैक्टीरिया के अंदर करना है, प्लांट के अंदर करना है, कोई इंसेक्ट के अंदर करना है या किसी दूसरे एनिमल के अंदर करना है, तो उसके बेसिक पे आप वेक्टर को डिज़ाइन करते हैं। तो वही हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो वेक्टर फॉर डिफरेंट स्पेसिस, तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इसका होस्ट कौन कौन होना चाहिए ना, उसके हिसाब से बनाएंगे हम लोग। होस्ट कौन हो सकता है, या तो कोई प्रोकैरियोटिक हो सकता है, प्रोकैरियोटिक में यानी कि बैक्टीरिया आ जाएगा, और मैं यदि बात करूँगा यूकैरियोटिक का तो पूरा क्लास आ जाएगा इसमें, तो है ना, यानी कि एनिमल, इंसेक्ट जितने भी आप पढ़ते हो, है ना, फंजाई सब। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक का, ठीक है, प्रोकैरियोटिक अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक में भी कौन कौन सा हम वेक्टर यूज़ करते हो। देखो अब यहाँ पे हम किसके बिहार पे किए, यहाँ पे होस्ट कौन हो सकता था, होस्ट प्रोकैरियोटिक, होस्ट यूकैरियोटिक। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए प्रोकैरियोटिक के केस में आप कौन कौन सा वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। आप प्लाज्मिड बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, प्लाज्मिड मेन है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो प्लाज्मिड बेस्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वायरल DNA, क्योंकि वायरस का भी इन्फेक्शन कराते हो आप, लैम्डा फेज है ना, MI13, तो वायरल DNA बेस्ड भी हो सकता है, वायरल DNA बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हाइब्रिड भी हो सकता है, हाइब्रिड। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोटिक को अपन बाद में देखेंगे, अब पहले प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल को पूरा यहीं पे पुट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कौन कौन सा टाइप था। ठीक है, जैसे कि अगर बोलूँगा प्लाज्मिड बेस्ड, है ना, तो प्लाज्मिड बेस्ड में सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे जो बेस्ट है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, PBR 322। ठीक है, क्या है PBR 322, इसको तो हमको खैर मेन पढ़ना ही है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया है ना, पढ़ेंगे ही इसको हम लोग। ठीक है, दूसरा है जो शायद नहीं दिया हो लेकिन मालूम होना चाहिए, PUC, है ना, प्लाज्मिड, PUC नहीं होता है एक्चुअल में, PUK होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, PUK होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से है ये, UK। और वायरल DNA बेस्ड में आएंगे तो वायरल DNA में क्या, लैम्डा फेज, क्या पढ़ते हैं, लैम्डा फेज। ठीक है, लैम्डा फेज, और क्या पढ़ते हैं, M13। ठीक है, हाइब्रिड में आ जाते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, जो प्लाज्मिड बेस्ड और वायरल DNA दोनों को मिक्स करके बनाया गया होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि कॉस्मिड, ठीक है, फेजमिड हो गया, फॉस्मिड हो गया, है ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, बैक, है ना, याद आ रहा होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज हुआ था ये। ठीक है, तो ये टाइप्स में हमको कौन सा पढ़ना है, मेन ये पढ़ना है। यूकैरियोटिक में क्या क्या है जरा इसको भी देख लेते हैं, और उसमें क्या पढ़ेंगे फिर वही हम बताएंगे। देखिए अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट के लिए हम प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर भी यूज़ करते हैं और वायरल DNA बेस्ड भी। अब आप सोच रहे हो कि प्लाज्मिड बेस्ड कैसे, भाई प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक प्लांट है, सॉरी एक बैक्टीरिया है
एग्रोबैक्टीरियम टोमेफेसिन, उसमें पाया जाने वाला जो प्लाज्मिड है, ठीक, उसके कारण प्लांट को इन्फेक्शन होता है ना, और उसके कारण एक इंड्यूस्ड मतलब ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसके कारण एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है इन्फेक्शन में। तो जो बाद में पता चला उसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि वो एग्रोबैक्टीरियम टोमेफेसिन नामक बैक्टीरिया इन्फेक्शन था, जिसमें कुछ विशेष स्पेशल बोल सकते हो कि जीन था, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट था। तो बहुत बड़ा ये इत्तेफाक था, ठीक है, और जो सोचिए कि एक प्लांट के पास जो ग्रोथ के लिए जो क्या बोलना चाहिए, जीन होना चाहिए, जैसे कि आप ऑक्सिन पढ़े होंगे, साइटोकाइन पढ़े होंगे, ठीक, ओपाइंस पढ़े होंगे, वो सारा जीन इस टीआई प्लाज्मिड के पास था जो कि बैक्टीरिया के अंदर था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, है ना। तो ये एडवांटेज था बैक्टीरिया का, और उस बैक्टीरिया से ये टीआई प्लाज्मिड यूज़ करके इसमें डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट करके हम प्लांट में आज की डेट में बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर चुके हैं और जीएमओ यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना चुके हैं प्लांट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहा है, इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड को। वायरल डीएनए, देखो प्लांट में ज़्यादातर इन्फेक्शन तो जो होता है वो वायरस का, वो मोस्टली आरएनए वायरस भी होते हैं, ठीक है, बट डीएनए वायरस का भी इन्फेक्शन होता है। अगर हम डीएनए वायरस का इन्फेक्शन अगर उसमें होता है, मतलब हम डीएनए वायरस को यूज़ करके अपने डिजायर जीन इंसर्ट करा सकते हैं प्लांट के अंदर। भाई हमको ये समझना होगा कि वेक्टर कौन होगा। वेक्टर वही हो सकता है ना जो अंदर जा सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, यानी कि उनको अपना जीन डिलीवर करा सकता है। तो इसके लिए क्यों ना वायरस यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो एक डबल स्टैंड में आप देखेंगे तो कॉलिमो वायरस, और सिंगल स्टैंड में देखेंगे तो जेमिनो वायरस। अच्छा, जो बैक्टीरिया की स्प्रेड हम देख रहे थे ना, उसमें ये PU के जो लिखा हूँ मैं, ये PUC होना चाहिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मिड, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि UC होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्या, अब देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर फॉर यीस्ट, ठीक है, जो कि फंजाई में आ जा रहा है ना। अब देखिए इसके लिए अगर हम देखेंगे तो हमें यीस्ट के केस अगर हम देखेंगे तो देखिए इसमें आपको मिलेगा YEP, ठीक है। देखो ये सब एनसीईआरटी में शायद ना दिया हो, है ना, तो ये आप लोग को बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। YP जो था वो क्या था, यीस्ट एपिजोमल प्लाज्मिड, उसके बाद यीस्ट IP, ठीक है, ये क्या था, इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। IP क्या था, इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। Y का जितना भी मीनिंग है उस सब में क्या है, Y किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वो यीस्ट के लिए। EP क्या था, EP था एपिजोमल प्लाज्मिड, और IP था इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद RP है, RP क्या है, रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड, और CP क्या है, तो CP है सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड। ये क्या होगा, सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड। और ये यहाँ पे लास्ट है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नाम जिक्र किया गया है कि इसमें एनसीईआरटी बुक में यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसकी कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये BAC और YAC दोनों को यूज़ किया गया था किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, बस इसलिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज इसको बताना मुझे ज़रूरत ही नहीं था। इसका बताने का उद्देश्य मेरा इसलिए भी था क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है यीस्ट वाले केस में कि इनके वेक्टर को, चूँकि कैसा है ये आपको मालूम होना चाहिए, यीस्ट कैसा होता है, यूकैरियोटिक है ना, ये यूकैरियोटिक है ये। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो वेक्टर हैं ये सटल वेक्टर हैं। सटल वेक्टर का मतलब वो होता है जो बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों में काम कर सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और यीस्ट कैसा, यूकैरियोटिक। तो ये ऐसा वेक्टर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में काम कर सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सटल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो हम सटल वेक्टर को क्या बताते हैं, सटल वेक्टर आर दोज वेक्टर दैट कैन बी मेंटेन इन इकोलाई एज वेल एज यीस्ट, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सटल वेक्टर के केस में कि दोनों काम कर सकता है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक दोनों। तो यूकैरियोटिक में सिर्फ यीस्ट है, ना कि प्लांट, एनिमल, ऑल, ठीक है, ओनली यीस्ट एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के केस में, ठीक है। तो इन दोनों का पे काम कर सकता है। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो था वो बेस्ट एग्जाम्पल था जो आपको उसमें मिला था।
अब देखते हैं वेक्टर फॉर एनिमल्स। ठीक है, वेक्टर फॉर एनिमल्स कौन कौन सा वेक्टर यूज़ होता है एनिमल में? तो वेक्टर फॉर एनिमल में कौन कौन सा आएगा? एनिमल में आएगा पी एलिमेंट। अब यह सब आप लोग को नाम सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, पी एलिमेंट क्या है ना? देखिए पी एलिमेंट ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा भी नहीं। पी एलिमेंट एक ट्रांसपोजोन है। अब आप बोलोगे ट्रांसपोजोन क्या है? ये एक जंपिंग डीएनए है। आप बोलोगे जंपिंग डीएनए क्या है ना? तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा वेट करो। पहले इसके क्लासेस को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है। एक पी एलिमेंट हो सकता है, और पी एलिमेंट, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ पी एलिमेंट क्या है, यहीं पे बता दे रहा हूँ लेकिन, है ना? इट इज़ ए जंपिंग डीएनए। जंपिंग डीएनए का मतलब ये आपके जीनोम में कहीं भी कट होके कहीं से भी पेस्ट हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका डीएनए है, ठीक है? देखिए मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ गए तो अच्छी बात। जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है? अब इस डीएनए में सपोज यहाँ पे एक पी एलिमेंट है ना? ये रेड कलर से जो बनाया हूँ, तो इसकी खासियत ये है कि अगर ये कट गया यहाँ से खुद से अपने आप को ये काट के किसी दूसरे डीएनए में इंसर्ट हो सकता है। ये नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करवा सकता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आप हम लोग के बॉडी में, हम लोग जब मियोसिस होता है तो वहाँ पे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है ना, मदर और फादर साइड के क्रोमोसोम के जो डीएनए हैं उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, है ना? हो सकते हैं कि नहीं? पढ़े हो ना मियोसिस में, पैकेटिन में। तो ये तो अलग डीएनए के साथ भी हो सकता है। जैसे यहाँ से कट हुआ तो यहाँ के पेस्ट हो गया, है ना? मान लेते यहाँ से कट हुआ तो यहाँ क्या हो गया, वो पेस्ट हो गया। यहाँ पे देखो इस प्रकार से कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म इसमें होता है ना? तो ये दूसरे डीएनए में भी क्या हो सकता है, इंसर्ट कर सकता है ये, है ना? इसको बोलते हैं ट्रांसपोजोन, ठीक है? और क्या बोलते हैं, जंपिंग डीएनए बोलते हैं। हम जो प्लांट इसमें टीआई प्लाज्मिड पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ भी टीआई प्लाज्मिड में भी एक टी डीएनए पढ़ेंगे। वो भी मतलब जंपिंग डीएनए टाइप से रहता है, मतलब वो कट पेस्ट मैकेनिज्म वो भी शो करता है, ठीक है? यहाँ पे पी एलिमेंट एनिमल के रिसेप्टर पढ़ते हैं, और वहाँ पे बैक्टीरिया में अगर है तो कोई है तो वहाँ पे ट्रांसफरेबल डीएनए पढ़ते हैं हम, जो ट्रांसफ़र हो सकता है कहीं भी, ठीक है? तो एक्चुअल में प्लांट के केस में वहाँ पे हम ट्रांसफर डीएनए टी डीएनए पढ़ते हैं, जो कि टीआई प्लाज्मिड में था। और यहाँ पे जो पी एलिमेंट पढ़ते हैं उसको यहाँ पे हम ट्रांसपोजोन के रिस्पेक्टिव पढ़ते हैं, है ना? और ट्रांसपोजोन कौन होता है बोला मैं? ये अपने आप को कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करवा सकता है। तो याद रखना कि कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से किसी एक डीएनए से किसी दूसरे डीएनए में ये जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनिमल में, तो एनिमल में ये मोस्टली ड्रोसोफिला जानते हैं ना, फ्रूट फ्लाई, उसमें यूज होता है। लेकिन हम बात करेंगे मैमल्स में, तो मैमल्स के रिस्पेक्ट में अगर आप जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिट्रोवायरस हो गया, ठीक है, और एडिनोवायरस हो गया, इनका यूज़ किया जाता है मैमल के रिस्पेक्ट में। तो इसमें एनिमल के केस में अगर हम जाएंगे मैमल्स में, तो आपको रिट्रोवायरस, एडिनोवायरस, एसी40, पैपिलोमा वायरस भी मिलेगा। और एसी40 खासियत ये है कि ये सबसे पहला वेक्टर था जिसे मैमल के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है? तो ये फर्स्ट वेक्टर यूज्ड फॉर मैमल, है ना? बट ये बुक में दिया ही नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। रिट्रोवायरस आपको मिल जाएगा बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। रिट्रोवायरस का रोल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे जीन थेरेपी, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो है ना इसका, वो एप्लीकेशन है, मतलब उसमें क्या क्या यूज़ हैं उसके वो बताया गया है। तो रिट्रोवायरस के केस से पढ़ोगे, जो स्किड होता है, स्किड SCID, है ना, मतलब सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना? तो उसमें क्या होता है, उसको जो ठीक करने के लिए ना जीन थेरेपी क्या यूज़ किया गया था, उसमें रिट्रोवायरस को ही यूज़ किया गया था, ठीक है? तो वो वहाँ पे आएंगे तो पढ़ेंगे हम, ठीक है? इसलिए बताया कि नाम याद रखिएगा कौन सा नाम यूज़ हो रहा है। रिट्रोवायरस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में डेटा में है, ठीक है? तो जो मैं बताया हूँ कि एनसीईआरटी में है तो समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? बाकी आप नॉलेज के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, बाकी जो एनसीईआरटी में है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे, जो मेन जो वेक्टर थे जो एनसीईआरटी में जिनका जिक्र है, उनके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं फटाफट, ठीक है? इसमें सबसे पहले लिस्ट में है कौन? PBR322। एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। खासियत यह है कि
दिस वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977। ठीक है, पहला आर्टिफिशियल वेक्टर था जिसे 1977 में बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स ने क्या किया था, बनाया था। अगर हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर का, तो PBR 322 में P किसके लिए था, किसके स्टैंड था यहाँ पे, प्लाज्मिड के लिए। BR किसके लिए था, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स के लिए, जो वैज्ञानिक थे। और 322 क्या था, वो नंबर था जो उस लैबोरेटरीज में जब बनाया गया था ना इसको, तो कौन सा नंबर का था, जैसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, तो उस लैब में ये 322वां नंबर का वेक्टर था। ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया जा रहा था। पहला देखो, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर में भी इसका नाम है। देखिए, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है, लेकिन नॉर्मल जो वेक्टर होता है ना, उसकी संख्या बोल रहा हूँ मैं। उसमें जब काउंटिंग किए रहेंगे तो उनके हिसाब से, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 322 इज ए नंबर गिवन टू डिस्टिंग्विश द प्लाज्मिड फ्रॉम द अदर डेवलप्ड इन द सेम लैबोरेटरी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर प्लाज्मिड PBR 325, प्लाज्मिड PBR 325, PBR 327, PBR 328, PBR 345, है ना। ऐसे आपको बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर के लिए है ये, है ना, किसके लिए है ये, नंबर के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगला इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब ये है कि ये अलग अलग जगह से मिलाकर बनाया गया है। क्या है इसका खासियत, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहने का मतलब ये था कि इसमें 3 प्लाज्मिड थे, R1, R65 और तीसरा PMB1। ठीक है, R1 से ले लिया क्या, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन को काट के निकाल लिए। R65 से क्या किया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को काट के निकाल लिए। और बाकी पूरा पार्ट इसमें ओरी एंड ऑल जो था वो PMB1 का था। तो PMB1 में क्या कर दिया, इसको पेस्ट करके पूरा एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना लिए। ठीक है, अब डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसे है इसका, है ना। अच्छा, डायग्राम में NCERT बेस्ड बना जरूर है, लेकिन याद रखना NCERT में मात्र गिने चुने रेस्ट्रिक्शन साइट को दिया हुआ, उसमें 1000 तक, ठीक है, मोर देन 500 क्या है उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स रहते हैं, बट हम कुछ ही को दिखाते हैं, है ना। देखो, कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें जितने उसके उस मार्कर है, पॉलीलिंकर जीन है, उन सब को हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा वेक्टर में। ठीक है, सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए इसमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, है ना। वेक्टर है तो क्या होना चाहिए इसमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो मैं उसको सबसे पहले बना दे रहा हूँ, ये आपका ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, क्या, ओरी बना दिया। ठीक है, दूसरा आपको इसमें दिखाना पड़ेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, जो आपने R1 और R6 साइड से लिया था, अब वो दिखा देते हैं। तो ये भी दिखा दिया मैंने, है ना। मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ये। इसको कैसे लिखेंगे, टेट्रासाइक्लिन का TET और रेजिस्टेंस का R। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है ये, है ना। एक बार लिख दे रहा हूँ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और उसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, उसमें जो पॉलीलिंकर साइट यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो दिखाना होगा। तो अब आपके NCERT के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा ये चीज़, एकदम अलग से नहीं बना सकते हम, है ना। क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आ जाता है, फिर आपको दिक्कत होगा याद करने में। तो जैसे कि ये ऐसा बना रहा हूँ कटिंग का, है ना, लोगो ये। तो इसके अलावा ना आपको प्लाज्मिड के वेक्टर वेक्टर के इस डायग्राम में, यानी कि PBR 322 में आपको एक रोप जीन दिखेगा। ठीक है, इसके बारे में भी आपको कुछ विशेष फंक्शन डिस्क्राइब किया नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो वेक्टर है ना, PBR 322, इसमें जितने भी चीज़ मैंने बताया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेड कलर से जो बनाया है वो रेस्ट्रिक्शन साइट है, भी लिख दूंगा पूरा नाम, और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इसके अलावा एक ROP होता है एक्चुअल में, रोप
ठीक है, इसके हम बोलते हैं रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। एक्चुअल में इसका मेन काम क्या रहता है ना, जो प्लाज्मिड जो एक्चुअल प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है ना ये भी, तो उसका जो कॉपी होने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है ना, उसको क्या करता है ये, उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, जैसे कि एक एफिनिटी होनी चाहिए ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसे कि एक सेल है ना, अब एक सेल के अंदर मान लो 10 से 15 ही होना चाहिए वेक्टर, मतलब क्या उसका कॉपी, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी वहाँ पे काम करने की। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? रो प्रोटीन करता है, ये उस चीज़ को मेंटेन करता है ना। 2 है, 5 है, जितना भी एक सेल एक बैक्टीरिया के अंदर मान लो कितना एग्जिट कर सकता है, ठीक है, कितना एग्जिस्ट कर सकता है वहाँ पे वेक्टर, तो उस कंडीशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये, है ना, मतलब सभी प्लाज्मिड में होता है ये ऑलमोस्ट। तो ये पूरा मैंने नाम लिख दिया है, PST1, PVU1, EcoR1, CLAV1, HINT3, BAMH1, SAL, SAL1 और PVU2, ये हैं। ठीक है, देखिए सभी वेक्टर को तो मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको PBr322 को मैंने बता दिया है, ठीक है। बस इसमें याद रखना कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है ना। कई बार बुक में मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना है ये, कितना जिन कैरी कर सकता है, आपका डिज़ायर जिन जो है वो कितना तक का कैरी कर सकता है। तो याद रखना 6 KB, ठीक है, भूलना मत। कैरिंग कैपेसिटी के मामले में कितना बता रहा हूँ मैं, 6 KB, यानी कि 6 किलो बेस पेयर, ठीक है, कैपेसिटी है इसका, ठीक है, कैपेसिटी है इसका, याद रखना, भूलना मत, है ना। तो 6 KB क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, फॉरेन डीएनए को वो कैरी कर सकता है। जैसे कि हाँ, जितना आपको PST1 PV1 दिख रहा है ना, कहीं से भी कोई रेस्ट्रिक्शन, मान लो आपने EcoR1 यूज़ किया, तो EcoR1 यूज़ किया होगा तो इस जगह से कटिंग कर देगा वो, ठीक है, किस जगह पे, इस जगह से कटिंग कर देगा, ठीक। और सपोज़ कि क्या बोलने से, और दूसरा यूज़ किया BAMH1, तो इतना इस जगह कट कर देगा, ठीक है। और इस जगह को कट कर देगा तो क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा, अब इसमें आप जो फॉरेन डीएनए जो आप ऐड करना चाहते थे, अब वो ऐड कर सकते हो, जैसे मैं भी ऐड कर दिया, ये देखो। तो ये जो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो सकती है, इसकी जो कैपेसिटी है 6 KB तक की हो सकती है, 2 KB हो, कितना भी, मतलब ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे जो यूज़ किया 3 KB का हो, 4 KB का, लेकिन मैक्सिमम कितना करा सकते हो, 6 KB कैरिंग कैपेसिटी इसकी होगी। तो समझ आया ना ये। तो देखिए अब बाकी एग्जांपल को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और अपलोड होने में दिक्कत हो जाता है कई बार यूट्यूब में। तो पहले मैं आपको इतना एक शॉर्ट बना दे रहा हूँ, उसके बाद एक आध और एग्जांपल, 2-3 और एग्जांपल है बचे हैं। अगला मेन एग्जांपल बचा है आपका TI प्लाज्मिड, जो कि एप्लीकेशन के फॉर्म पे पूरा आपका NCERT बुक में यूज़ किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, PBr322, है ना। PUC बुक में दिया नहीं है, इंपॉर्टेंट वो भी है, बट मैं बता दूंगा, है ना, बुक में दिया नहीं है लेकिन, और NCERT में नहीं दिया, मतलब एग्जाम में भी नहीं आता, पर नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको हल्का सा ऐसे ही बता दूंगा। और मेन अपन किसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड में सिर्फ TI को देखेंगे हम, ठीक है। और ठीक है, फिर बहुत जल्द मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, है ना। और पूरा ईमानदारी से अच्छे से देखिए वीडियो को, है ना। कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और यदि पसंद आता है चीज़ें तो भाई इसको लाइक भी किया करो, है ना। और जिन लोग जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू फिर।